मतलब सॉरी दर्पण का सूत्र ये कहलाता है। अब आवर्धन सूत्र, आवर्धन सूत्र, और आवर्धन सूत्र को अगर समझा जाए, आवर्धन का मतलब क्या होता है, पहली बात तो ये क्लियर हो जाए। आवर्धन का मतलब ये होता है कि अगर मान लिया जाए कि ये दर्पण है ना, एक दर्पण है और इस दर्पण के सामने मैंने ये पेन रखा, तो ये वास्तव में जितना बड़ा पेन है उससे कितना गुना दिख रहा, 2 गुना दिख रहा कि 3 गुना दिख रहा या 5 गुना दिख रहा या आधा दिख रहा, छोटा भी तो हो सकता है, तो छोटा दिख रहा। तो आवर्धन का मतलब ये होता है कि कितना छोटा या कितना बड़ा। हम बोलते हैं ना अधिक आवर्धन शक्ति वाली सूक्ष्मदर्शी है, जो कि सूक्ष्म जीवों को भी बहुत बड़े बड़े दिखा देती है, ठीक है ना। जो सूक्ष्म जीव है जो अपनी खुली आंख से नहीं देख सकते, उसको हम सूक्ष्मदर्शी देख के बहुत बड़े आकार में देख सकते हैं और उसका एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे अपने बायोलॉजी में पढ़ा कि सेल, ठीक है, कोशिका, कोशिका हम अगर एक छोटी कोशिका का अगर एक छोटा सा पार्ट देखे तो हम देख पाएंगे क्या, आंख से नहीं दिख पाएगा वो। लेकिन हमने जो 9th क्लास में कोशिका पढ़ा है, तो कोशिका में ये मान के चलिए कि कोशिका के अंदर की भी चीजें हम वहां पर कोशिकांगों के बारे में पढ़ा था वहां पर, है ना। तो कोशिकांग होते हैं, उसके बहुत सारे अंग होते हैं, उसके क्या क्या कार्य होते हैं, वो सारी चीजें पढ़ी, तो क्या क्या कमाल आई, अधिक आवर्धित सूक्ष्मदर्शी का ही तो कमाल है, किसी के द्वारा तो सारी चीजें पता चली। तो आवर्धन सूत्र क्या होता है, आवर्धन दर्पण का आवर्धन, दर्पण का आवर्धन को यम से प्रदर्शित किया जाता है। मैग्नीफाई बोलते हैं इसको, मैग्नीफाई मतलब बड़ा, ठीक है। यम इज इक्वल टू होता है एच डैश डिवाइडेड बाय एच। तो इससे हमें पता चलेगा कितने गुना। देखना, मान लिया जाए कि ये प्रतिबिंब कितना है, कितना है, ये मान लिया जाए 4 मीटर है और वस्तु की ऊंचाई कितनी है, 2 मीटर है। इससे कैंसिल हुआ तो 2, तो यहाँ पर हमें पता चला ना कि जो प्रतिबिंब है बिंब का कितना है, 2 गुना है। मान लिया जाए कि जो एच डैश है प्रतिबिंब क्या बना, बहुत छोटा बना, बहुत छोटा बना, मतलब एच डैश का मान कितना है, 1 मीटर है। और मान लिया जाए कि ये जो वस्तु रखी है बहुत बड़ी रखी है, मतलब 4 मीटर रखी है, तो 0.25, मतलब 1 से कम अगर आता है, 1 से कम आता है, इसका मतलब प्रतिबिंब छोटा बना है, और 1 से ज्यादा आता है, इसका मतलब प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा बड़ा बना है। तो इसी को क्या बोला जाता है, आवर्धन कहा जाता है। क्लियर हो गई बात। अब यहां पर अगर हम इस डायग्राम के द्वारा देखें तो यहां पर देखना क्या दिखाई दे रहा है, ये क्या हो गया, ध्रुव हो गया, फोकस हो गया, और यहां से ये जो हो गई है क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है, और ये वाली जो वस्तु की दूरी क्या कहलाती है, यू कहलाती है। यहां से ये क्या है, ये यू है, ठीक है, यहां तक, और ये इधर नीचे लिख रहा हूं यार, तो यहाँ पर क्या फिर वो बहुत सारी लाइनें हो जाएगी ना, तो फिर कंफ्यूजन होगा, ठीक है, जो चीज हम यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। यहां पर अगर हम देखेंगे तो एक सिचुएशन बन रही है, ये अभी हटा देता हूं, एक सिचुएशन बन रही है। क्या सिचुएशन बन रही है, अगर हम मान लिया जाए कि वस्तु हमारे पास में ए बी क्या है, वस्तु है, और बी डैश ए डैश क्या है, उसका प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक। ये कहानी लिख देंगे। अब यदि ए बी का प्रतिबिंब, ए बी का प्रतिबिंब कौन है, ए डैश बी डैश है, तथा ए बी बराबर से कितना है, एच, और एच मीटर हो सकता है, एच सेंटीमीटर हो सकता है, एच कुछ भी हो, ये हम इकाई नहीं लिख रहे, और ए डैश बी डैश बराबर से कितना है, एच डैश है, ठीक है। तथा वस्तु की ध्रुव से दूरी कितनी है, यू है, और प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, वी है, वो फोकस दूरी एफ है, फोकस दूरी कितनी है, दूरी एफ है। तब यहां पर एक त्रिभुज बन रहा है, देखना इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, यहां ये क्या है, एक त्रिभुज बन रहा है, इस प्रकार से एक त्रिभुज बन रहा है। तब त्रिभुज ए बी पी में, तब त्रिभुज ए बी पी
पी और ए डेस बी डेस और पी पर, तथा ए डेस बी डेस पी में, ये दोनों त्रिभुज की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर देखेंगे कि देखिए ये समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, 90 का कोण है, ये भी क्या है 90 का कोण है? तो मतलब यहां पर क्या हो रहा कि कोण ए बी पी इज इक्वल टू कोण ए डेस बी डेस पी, ये क्या है समकोण है। अच्छा, इसके बाद में ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या बराबर है? ये छोटे त्रिभुज में, इस त्रिभुज में ये वाला कोण और ये बड़े त्रिभुज में ये वाला कोण, ये क्या है दोनों बराबर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि अपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होगा? बराबर होगा। कहने का मतलब जब कोई प्रकाश किरण उत्तल दर्पण पर अवतल दर्पण पर फोकस ध्रुव पर आपतित होती है तो मुख्य अक्ष के साथ में कोण बनाती है, उसी कोण से वो क्या होती है? परावर्तित हो जाती है। तो ये आई हो गया, तो ये क्या हो गया? आर हो गया। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि कोण ए पी बी बराबर से कोण ए डेस बी डेस पी, ठीक है? ए पी बी डेस, ए डेस पी बी डेस। क्यों? क्योंकि आपतन कोण आई इज इक्वल टू क्या होगा? आर होता है। तो त्रिभुज क्या हो जाएगा? दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हो गए, तब त्रिभुज ए बी पी समरूप होगा त्रिभुज ए डेस बी डेस और पी। क्यों? क्योंकि ए समरूप था। हमें मालूम है समरूप त्रिभुज का एक कॉन्सेप्ट है कि जब दो त्रिभुज है, दो त्रिभुजों के संगत कोण क्या है? बराबर है। तो दोनों त्रिभुज कैसे होते? समरूप होते हैं। जब समरूप होते हैं तो इनकी भुजाएं कैसी होती है? अनुपातिक होती है। इनकी भुजाएं कैसी होती है? अनुपातिक होती है। तब देखना ए डेस बी डेस डिवाइडेड बाय, मतलब इस त्रिभुज की ये वाली भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा के डिवाइड में लिख रहा हूं मैं, ए बी इज इक्वल टू, मतलब इस भुजा के अपन में ये भुजा, ठीक है? तो फिर इस भुजा के अपन में देखना ये वाली बड़ी भुजा बी डेस पी डिवाइडेड बाय पी बी मैं ये बात समझ, कोई भी दो त्रिभुज अगर समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं क्या होती है? अनुपातिक होती है। देखना ये बड़े त्रिभुज की ये वाली भुजा और छोटे त्रिभुज की ये भुजा संगत भुजा समकोण वाली भुजा है। तो इसके अपान में ये, तो पहले बड़े के अपान में छोटी लिखिए, तो अब दूसरी भी भुजा बड़े के अपान में छोटी लिखना पड़ेगा। बड़े त्रिभुज की भुजा कौन सी है? ये वाली, और इस छोटे त्रिभुज की भुजा कौन सी है? ये वाली। तो ऐसा हो जाएगा। अच्छा, ए डेस बी डेस, अब चिन्ह परिपाटी का उपयोग करना है। ए डेस बी डेस का मतलब क्या है? देखना, चिन्ह परिपाटी का उपयोग करना है। एक अक्षर के नीचे बन रहा है, ये नीचे की ओर बन रहा है, इसकी ऊंचाई कितनी है? एच डेस। जब नीचे बन रहा तो क्या हो जाएगा? माइनस एच डेस, चिन्ह परिपाटी के हिसाब से माइनस एच डेस। बस यही याद रखना है कि नीचे की ओर बनेगा तो ऋणात्मक, ऊपर की ओर बन रहा एच, ऊपर की ओर बन रहा तो क्या होगा? धनात्मक। इज इक्वल टू बी डेस पी, यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी हो गई? यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या हो गई? ये क्या है? प्रतिबिंब है। और प्रतिबिंब की दूरी को ऐसे प्रदर्शित किया जाता है, वी से प्रदर्शित किया जाता है, तो वी। लेकिन धनात्मक की ऋणात्मक दर्पण के इधर की ओर है तो ऋणात्मक माइनस डिवाइडेड बाय यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है? यू है। ये लिखा है ना, ध्रुव से वस्तु की दूरी क्या है? यू है। लेकिन धनात्मक की ऋणात्मक तो हम बोलेंगे ऋणात्मक। ये ऐसा चल रहा है भाई, इधर से ऐसा, फिर इधर से ये चल रहा है, जगह के हिसाब से सेट कर रहा हूं मैं। हाँ, इसका मतलब माइनस से माइनस कैंसिल, मतलब हम यहां पर बोल सकते कि एच डेश डिवाइडेड बाय एच इज इक्वल टू माइनस वी डिवाइडेड बाय यू। क्या किया? एक ये वाले माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल कर दो, या तो माइनस का तिरक गुना कर दो, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, एक माइनस बचेगा। 3 माइनस है कुल मिला के, तो 2 माइनस तो कैंसिल हो गए, तो 1 माइनस बचा। तो आप चाहो तो इधर लिखो, चाहो तो इधर लिखो। जो हमारा ये वाला फॉर्मूला है, मैं इसको समीकरण लिख देता हूं। समीकरण 1 से
और समीकरण 1 से देखेंगे तो m इज इक्वल टू, देखना एच डैश डिवाइडेड बाय एच, और इज इक्वल टू क्या है, माइनस वी डिवाइडेड बाय यू, और ये क्या बन जाएगा इसका फार्मूला। इसी को बोला जाता है आवर्धन सूत्र। क्लियर? तो अभी यहां पर हमें देखना क्या क्या चीजें प्राप्त होगी। एक तो हमें ये वाला फार्मूला मालूम होना चाहिए, दर्पण सूत्र जिसको बोला जाता है, तो दर्पण सूत्र अच्छे से मालूम होना चाहिए। उसके बाद में हमें आवर्धन सूत्र का फार्मूला मालूम होना चाहिए कि आवर्धन का फार्मूला होता है m इजिकल टू एच डैश बाय एच, और तीसरा फार्मूला मालूम होना चाहिए m इजिकल टू एच डैश बाय एच भी लिखा जा सकता है, या m इजिकल टू माइनस v डिवाइडेड बाय u भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ये बातें हमें मालूम होना चाहिए, या एच डैश बाय एच और इजिकल टू माइनस v बाय u भी लिखा जा सकता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। मतलब चाहो तो आप इतना लिखो, चाहो तो इतना लिखो, चाहो तो इसके बराबर इसको लिखो, तीनों बराबर ही तो है, तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर? अच्छा, याद रहे कि जब भी हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जैसे अगर मान लिया जाए कि ये वाला फार्मूला लगा रहे हैं, हमें अगर वस्तु की दूरी और उसका प्रतिबिंब की दूरी मालूम है, तो ये दोनों का चिन्ह, दो का चिन्ह बदलना है तो तीसरे का चिन्ह ऑटोमेटिक सूत्र मतलब अपना चिन्ह परिपाटी के हिसाब से सेट हो जाएगा। कहने का मतलब ऐसा नहीं, कई बच्चे क्या करते हैं, तीनों के चिन्ह बदल देते हैं। तीनों के चिन्ह बदलना थोड़ी है अपने को, भाई क्या है, हमें फोकस दूरी ज्ञात करना है, तो ये चिन्ह परिपाटी का दो के आधार पर चिन्ह रखेंगे तो तीसरे का ऑटोमेटिक उसके हिसाब से कैलकुलेशन में आ जाएगा। अभी क्वेश्चन भी करेंगे हम, तो वहां पर याद रखना, याद रहे। और एक बार सिंपल बताता हूं मैं। अब यहाँ पर सिंपल बताने का क्या है, आप बताइए। ठीक है, अब ये बताइए कि दर्पण के इधर की दूरी को क्या टाइम में मापा जाएगा, धनात्मक रहेगा कि ऋणात्मक रहेगा। दर्पण के इधर हमारे पास में निर्देशांक तल है, उससे याद रखा करो, ये एक्स डेश, ये वाई और ये वाई डेश। ठीक है, देखिए ये मूल बिंदु है, मतलब पी है, ऐसा याद रखो, ये पी है ना, ऐसा। समस्त दूरियों को पी से मापा जाता है, हमें ये भी तो मालूम है ना, समस्त दूरियों को मूल बिंदु से मापा जाता है, दोनों को अगर तुलना किया जाए तो। इधर की दूरी रहेगी तो कैसी रहेगी, ऋणात्मक, मतलब वस्तु यहां रहे, चाहे यहां रहे, चाहे यहां रहे, चाहे यहां रहे, ऋणात्मक। उसका प्रतिबिंब यहां बने, चाहे यहां बने, चाहे यहां बने, ऋणात्मक। और प्रतिबिंब अगर पीछे की ओर बना, ये यहां पर बना, क्या होगा, प्रतिबिंब पीछे की ओर बन रहा, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी की बात कर रहे हैं, यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या होगी, धनात्मक। क्लियर? अच्छा, अब अगर मान लिया जाए प्रतिबिंब इधर कहीं पर भी बने तो ऐसे ही होगा, चलो ठीक है। अब यदि मान लिया जाए कि वस्तु को मैंने यहां पर रखा है ऐसा सीधा, तो इसकी ऊंचाई को क्या में लिया जाएगा, धनात्मक। क्यों? क्योंकि ऊपर की ओर है ना, ऊपर धनात्मक होता है, कहा जाए ये धनात्मक, ये धनात्मक, ये ऋणात्मक, ये ऋणात्मक। ऊपर की ओर ऊंचाई को क्या बोला जाएगा, धनात्मक। नीचे की ओर ऊंचाई रहेगी तो उसको क्या लिया जाएगा, ऋणात्मक। इसकी ऊंचाई को धनात्मक लगेगी कि ऋणात्मक, वाय अक्ष के अनुदिश है ना ये, और ये तो ऊपर एक की ओर है ना, ठीक है, पी के ऊपर की ओर है, तो इसको भी क्या लिया जाएगा, धनात्मक लिया जाएगा। तो इस प्रकार से अगर नीचे रहेगा तो ऋणात्मक, ऐसा। ठीक है, तो इस आधार पर अभी हम कुछ न्यूमेरिकल दिए हुए, उन न्यूमेरिकलों को सॉल्व करते और देखेंगे अब उसको। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3.00 मीटर है। यदि बस इस दर्पण से 5 मीटर दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, देखना प्रतिबिंब की स्थिति बताना है। पहली बात तो स्थिति बताना है वो कहां पर है, प्रकृति बताना है उसकी कि किस प्रकार की प्रकृति है, सीधा है कि उल्टा है। ठीक है, और साइज बताना है। ठीक, साइज किस प्रकार से उस वस्तु से बड़ा है या छोटा है, तो ये 3 बातें हमें यहां पर बताना है। क्लियर? क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना है हमें। पहले तो क्या बोला, किसी ऑटोमोबाइल के पीछे का दृश्य देखने के लिए होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। उत्तल दर्पण होता है भाई, इसके बगल में है ना, ये उत्तल दर्पण है, इस प्रकार से उत्तल दर्पण है। इस प्रकार से ऑटोमोबाइल में कोई दर्पण लगा हुआ है, ठीक है, उत्तल दर्पण। क्लियर सी बात है, जब उत्तल दर्पण है तो इसका फोकस किधर होगा, इधर होगा, और वक्रता केंद्र कहां पर होगा, ये वक्रता केंद्र भी इधर होगा। ठीक है, फोकस जो होती है, ध्रुव ये है, ध्रुव ये है,
फोकस जो होता है वक्रता केंद्र और ध्रुवों के बीच में होता है। ये हमें मालूम होना चाहिए। देखिए कोई भी न्यूमेरिकल करने के लिए हमारा जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तब तक न्यूमेरिकल बनने वाला नहीं है। याद रहे उत्तल दर्पण है इसलिए फोकस जिधर झुका हुआ है उधर फोकस भी रहेगा और उधर एक वक्रता केंद्र रहेगा। फोकस क्या रहेगा, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में होगा। फिर से और एक बार पढ़ रहा हूं मैं। दर्पण का वक्रता केंद्र 3 मीटर दूरी पर है। देखना ये यहाँ पर वक्रता केंद्र कितनी दूरी है, वक्रता केंद्र की 3 मीटर है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि दिया है, पहले तो दिया है वक्रता केंद्र है ना। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या बोला है, वक्रता त्रिज्या कितनी है, वक्रता त्रिज्या r इक्वल टू कितना है 3 मीटर है। ठीक है, तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, फोकस दूरी f इज इक्वल टू r/2 होता है, r/2 होता है। तो 3 डिवाइडेड बाय 2, अगर 3 को अगर 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 1.5 मीटर। क्लियर है। पहली बात तो यहाँ पर यह है कि चिन्ह परिपाटी का भी यूज करते हैं। ठीक है, चिन्ह परिपाटी का यूज कैसे करते हैं, दर्पण के इस साइड की सारी दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती है। इसलिए हमने क्या किया, वक्रता त्रिज्या को धनात्मक लिया। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो ये भी क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं, बस चिन्ह परिपाटी का उपयोग करना है, उसको उस साइड में है इसलिए धनात्मक। अगर अवतल दर्पण होता तो उसकी वक्रता त्रिज्या इस साइड में होती तो उसको ऋणात्मक लिया जाता। क्लियर। अच्छा, यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, अभी यहां पर देखना बस जो है ना वो 5 मीटर की दूरी पर यहां पर कोई बस होगी तो यहां से जो दूरी है वो कितनी है, 5 मीटर है। अच्छा, वस्तु है कि प्रतिबिंब है, ये क्या है, वस्तु है कि प्रतिबिंब है, वस्तु है ना, बस है। अब इसका प्रतिबिंब कहां दिखेगा ये हमें देखना है। तो बस की दूरी, ठीक है, या वस्तु की दूरी, वस्तु या बिंब भी बोलते हैं, वस्तु की दर्पण से दूरी क्या हो जाएगी, वस्तु की दूरी को क्या बोला जाता है, क्यू बोला जाता है। और बराबर कितना है, 5 मीटर है। किधर है, धनात्मक की ऋणात्मक, ऋणात्मक। दर्पण के इधर मतलब बाई ओर तो ऋणात्मक 5 मीटर। ठीक है, अब दर्पण सूत्र से देखते हैं हम, दर्पण सूत्र से। और दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। ठीक है, 1/v और 1/u का मान कितना है, -1/5, -1/5 इज इक्वल टू 1/f। 1/f मतलब f का मान कितना है, 1.5 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1/5। इसको मैं उस साइड कर देता हूं, तो 1/v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1/5 प्लस 1/5। दशमलव को अगर कैंसिल करेंगे तो 10/15 हो जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 3 15 मतलब 2/3 प्लस 1/5 और 1/v इज इक्वल टू हम चल रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल है ना, यहां तक मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखना सिंपल है, ये फार्मूला होता है, u का मान रखा मैंने और f का भी मान रखा, तो ये यहाँ पर इस प्रकार से है। ये माइनस है उसको उधर ले गया तो ये प्लस में हो गया, और 1/1/5 है, दशमलव को हटाएंगे तो 10 एक जीरो ऊपर लगेगा और इतना हो गया। 5 से 2 बार कैंसिल, 5 से 3 बार कैंसिल, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 1/v इज इक्वल टू दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 3 और 5 का लघुत्तम कितना आ जाएगा, 15 हो गया। 3 से भाग देंगे, 3 और 5 15, 5 दूनी 10 प्लस 5 3 15 और 3 का 3, तो ये हो गया। तो इज इक्वल टू क्या हो गया, 13/15, 13/15। और इसको हम यदि 1/v इज इक्वल टू करें तो 15/13 इज इक्वल टू, यहां पर अगर इसको इससे भाग दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 13 का 13 दशमलव और 13 का 13 तो बचे 2, 13 का 13। ठीक है, 1 मिनट, 2 बचे तो 13 का 13 7, 13 5 65, 13 छक्का 13 5 65, इतना मीटर। v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इतना मीटर होगा। किधर होगा, धनात्मक है कि ऋणात्मक, देखना v का मान कैसा आया, धनात्मक। कहने का मतलब ध्रुव से
1.15 मीटर दूर किधर धनात्मक आया मतलब दर्पण के पीछे बनेगा। अगर इसका मान v का मान अगर ऋणात्मक आता तो दर्पण के सामने बनता। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर जो चिन्ह है ना धनात्मक है तो मतलब इसको बोलेंगे अपन, अतः v = +1.15 मीटर होगा। इतना होगा।